Hello dear friends, this is lecture number 3 on section number 4. Section number 4 deals about definitions. Definitions हमारे पास CRPC के अंदर जो भी वर्ड्स दिए गए हैं उसकी डेफिनेशन एज इट वही समझी जाएगी जो CRPC के अंदर दी गई है, जब तक कि कोई और इंटेंशंस जाहिर ना हो कहीं और से, सब्जेक्ट या कंटेंट से, कि अगर कहीं स्पेसिफिक किसी वर्ड की मीनिंग्स कहीं और कुछ और दी गई है तो फिर वो प्रिवेल करेगी। मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास CRPC जो है एक जनरल लॉ है, और अगर स्पेशल लॉ में कुछ और कोई वर्डिंग बताई गई है, किसी वर्ड की मीनिंग कुछ और बताई गई है, तो फिर वो स्पेशल लॉ जो है वो प्रिवेल करेगा वहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। आइए देख लेते हैं हम डेफिनेशन नंबर डेफिनेशन की बेरीडिंग कर लेते हैं। इन दिस कोड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस हैव द फॉलोइंग मीनिंग्स। इस जो एक्ट्स के अंदर जो भी कोड के अंदर जो भी मीनिंग्स बताई गई हैं नीचे वही मीनिंग रहेंगी, उसकी मतलब वही रहेगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? मीन्स इस कोड के अंदर CRPC के अंदर जो भी वर्ड्स की माना जो बताई गई है वही रहेगी एज इट, जब तक unless a different intention appears from the subject or content, जब तक कोई भी अलग से कोई और सेपरेट इंटेंशन जाहिर ना हो। मीन्स कहाँ से, जहाँ से हमारे पास स्पेशल लॉ जो हैं अगर वहाँ पर अगर कुछ और बताया गया है तो फिर वो प्रिवेल करेगा, मगर जब तक कोई इंटेंशन जाहिर नहीं होता है तो फिर यही माना समझी जाएगी। नंबर ए में है एडवोकेट जनरल। अब एडवोकेट जनरल्स कौन होते हैं? हमारे पास जैसे PP वगैरह होते हैं, ठीक है, वो कौन होते हैं? PP मीन्स पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर या APG असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स जो भी हैं वो सब हमारे पास एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल जो भी हैं वो सब जो गवर्नमेंट्स के प्लीडर होते हैं ना वो सब हमारे पास एडवोकेट जनरल कहलाएंगे। आइए इसकी बेरीडिंग कर लेते हैं। एडवोकेट जनरल इंक्लूड्स आल्सो अ गवर्नमेंट एडवोकेट आर वेयर देयर इज नो एडवोकेट जनरल आर गवर्नमेंट एडवोकेट सच ऑफिसर ए प्रोविंशियल गवर्नमेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम अपॉइंट इन दिस बिहाफ। जबकि जो भी गवर्नमेंट्स का जो भी एडवोकेट होगा वो एडवोकेट जनरल कहलाएगा। जब एडवोकेट जनरल नहीं है तो फिर उसके बिहाफ पर गवर्नमेंट एज इट, ठीक है, फ्रॉम द टाइम बीइंग इन फोर्स, जो वक्त चल रहा है उस वक्त के मुताबिक जो भी हमारे पास गवर्नमेंट जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट वो अपॉइंट करेगी कि गवर्नमेंट प्लीडर कौन होगा। जैसा कि अभी हमारे पास चल रहे हैं PP कहते हैं ना हम, ADPP, ठीक है, वो कहते हैं एडिशनल ADPP एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर या APP मीन्स एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। यहाँ तक बात क्लियर है? जो भी हमारे पास पब्लिक प्रोसिक्यूटर है जो गवर्नमेंट के प्लीडर हैं वो सब जो हैं वो एडवोकेट जनरल ही हैं। अगर एडवोकेट जनरल ना होने की सूरत में जो भी गवर्नमेंट जिसको भी अपॉइंट करे वो हमारे पास गवर्नमेंट प्लीडर कहलाएगा। उसके बाद चले जाते हैं नंबर B पर। B कहता है बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। अब बेलेबल ऑफेंस कौन से हैं? आपने देखा होगा हमारे पास सेक्शंस में जो सेकंड आपका शेड्यूल जो है, शेड्यूल नंबर 2 में आपने ध्यान से देखना है कि हमारे पास जो ऑफेंस हैं वो बेलेबल है या नहीं। सेकंड शेड्यूल जो है हमारे पास 2, उसका जो कॉलम नंबर आप देखेंगे 5, कॉलम नंबर 5 में जो ऑफेंस हैं वो बेलेबल है या नहीं है वहाँ पर बताया गया है। हमारे पास जहाँ सेक्शंस ख़त्म होते हैं ना CRPC के अंदर, उसके बाद आप बेयर एक्ट ओपन करेंगे तो फिर उसके बाद आ जाएगा शेड्यूल, स्केड्यूल्स, जो जिसकी असल प्रोनाउंसिएशन है स्केड्यूल्स। जो स्केड्यूल फर्स्ट जो है ना शेड्यूल वो रिपील कर दिया गया है, उसके बाद जो सेकंड शेड्यूल है उसके अंदर दिए गए हैं सब सेक्शंस से, मीन्स सेक्शन कौन सा है वो बेलेबल है या नहीं है वो आप देखेंगे सेकंड शेड्यूल में। मीन्स आइए उसकी बेरीडिंग कर लेते हैं। बेलेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस शोन एज बेलेबल इन द सेकंड शेड्यूल। देखें बात आ गई डायरेक्ट में कि बेलेबल वो ऑफेंस हैं जो कि सेकंड शेड्यूल में बताए गए हैं, आर विच इज़ मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, या फिर कोई और कानून जैसा कि स्पेशल अगर लॉ में अगर कहीं किसी और जुर्म की या किसी ऑफेंस की
जो है उसको बताया गया है कि ये बेलेबल है। फॉर एग्जांपल जैसा कि हमने पढ़ा था मैनपुरी एंड गुटखा एक्ट के अंदर, अगर सेक्शन 9 के तहत अगर कोई भी शख्स पब्लिक जगह पर जो है वो खाता है गुटखे वगैरह तो फिर ऑफेंस वो बेलेबल है। इसी तरह अगर किसी और स्पेशल कानून में अगर कहीं पर बताया गया है किसी ऑफेंस का कि वो बेलेबल है या नॉन बेलेबल है तो फिर वो मान लिया जाएगा। एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस मीन्स एनी अदर ऑफेंस। नॉन बेलेबल ऑफेंस मीन्स जो बेलेबल नहीं है। आ रही बात समझ? जो बेलेबल है वो हमारे पास सेकंड शेड्यूल के कॉलम 5 में देखेंगे। जो बेलेबल ऑफेंस हैं वो बेलेबल है मीन्स जिसकी बेल हो सकती है, और उसी कॉलम 5 के अंदर नॉन बेलेबल भी बताया गया है। ठीक है, जहाँ तक बात क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं सी पर, चार्ज। अब चार्ज क्या है? चार्ज मीन्स एलिगेशन। जब आपकी एफआईआर होगी, एफआईआर के बाद जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। इन्वेस्टिगेशन के बाद जब हमारे पास पुलिस जो है 173 के अंदर जब रिपोर्ट कोर्ट के पास पेश करेगी तो कोर्ट जो है अक्यूज से पूछेगी कि क्या आपने ये आपके ऊपर ये इल्ज़ाम आते हैं, क्या आप इन पर कोई आपको एतराज़ है, क्या ये आपने ऐसा किया है। फॉर एग्जांपल किसी पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने किसी का कत्ल किया है। जब पुलिस रिपोर्ट लेकर आएगी 173 में तो फिर कोर्ट उनसे पूछेगी कि आप पर इल्ज़ाम है कि आपने इस शख्स का कत्ल किया है, क्या ये बात सही है। अगर वो कहता है कि हाँ सही है मैंने किया है तो फिर वो क्या होगी? एडमिशन होगी। अगर वो कहता है नहीं सही नहीं है मैंने किसी का कत्ल नहीं किया तो फिर उसके पास चार्ज फ्रेम होगी, और चार्ज फ्रेम के बाद उसका ट्रायल चलेगा। मीन्स चार्ज का मतलब है एलिगेशन कोई भी। अब यहाँ पर इसकी डेफिनेशन बताई गई है, इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर देन वन। अब यहाँ पर चार्ज का मतलब तो एलिगेशन है, मगर यहाँ पर डेफिनेशन में बताया गया है इस तरह कि अगर एक चार्ज मीन्स एक एलिगेशन से ज़्यादा है, ठीक है, मीन्स फॉर एग्जांपल इसने किसी का कत्ल किया, ये तो एलिगेशन है, मगर इसके साथ इस पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने किसी प्रॉपर्टी का नुकसान भी किया और इन्होंने ज़बरदस्ती घर में घुसकर कोई और भी ऑफेंस किया। मीन्स कितने चार्ज हो गए? एक से ज़्यादा। अब इस पर चार्ज मेन चार्ज कौन सी है? मेन चार्ज है वो चार्ज इसकी हेड ऑफ चार्ज मान ली जाएगी। फॉर एग्जांपल इसकी हेड ऑफ चार्ज कौन सी है? कत्ल। जो इन्होंने जो हमारे पास बड़ा ऑफेंस किया वो उसका चार्ज हो गई। कंटेंट्स मोर देन वन, ठीक है। आरी बात इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज, कोई भी हेड ऑफ चार्ज। जो आरी बात समझ में बात आई आपको या नहीं? फॉर एग्जांपल कोई ए है, ए पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने फॉर एग्जांपल बी का क्या किया है? मर्डर किया है, ठीक है, और ये एक एलिगेशन होगी। और नंबर 2 पर है कि इन्होंने बी के जो है घर को आग लगाई, मीन्स फायर किया, ठीक है। और नंबर 3 पर है कि इन्हों के घर में डकैती डाली, ठीक है। अब इन्हों का सबका हेड कौन सा है? मर्डर वाला चार्ज, तो फिर वो चार्ज मान लिया जाएगा। इसके बाद चलते हैं नंबर F पर, कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से हैं, मीन्स जो काबिल समात होते हैं, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। एक बात आप ध्यान से सुन लें, कॉग्निजेबल ऑफेंस और कॉग्निजेबल केस होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई, कॉग्निजेबल ऑफेंस और ये कॉग्निजेबल केस। ध्यान से देखें, कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल केस। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से हैं? जो काबिल समात होते हैं। आ रही बात समझ में? कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स जो काबिल समात ऑफेंस है। फॉर एग्जांपल किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, किसी ने कोई कॉन्स्पायरेसी की, किसी ने अबेटमेंट किया, या फिर किसी ने ऐसा जुर्म किया जो कि नॉन बेलेबल है और विदाउट वारंट उसको अरेस्ट कर सकते हैं, तो फिर वो ऑफेंस क्या हो गया? कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया। और वो जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो कॉग्निजेबल केस कहलाएगा। यहाँ पर बात क्लियर है, ठीक है। इसकी बैरनी करते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर एन and cognizable case means a case in which a police officer may, in accordance with the second schedule or under any law for the time being enforce arrest without warrant। अब cognizable case means मैंने आपको बताया कि cognizable offense कौन से हैं जो काबिल समात होते हैं, जिसके अंदर एक पुलिस ऑफिसर जो है अथोराइज्ड है विदाउट वारंट किसी को अरेस्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल ए पर ये इल्ज़ाम है, चार्ज है, एलिगेशन है
ठीक है। चार्ज मीन्स एलिगेशन, इन पर चार्ज है कि इन्होंने बी का मर्डर किया है, बी के घर को आग लगाई है या बी के घर में डकैती की है। ये जो भी है सब हमारे पास कॉग्निजेबल केस हैं, ऑफेंस हैं, और कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो कॉग्निजेबल केस बन जाते हैं। आ रही बात समझ में? कॉग्निजेबल केस क्यों बन जाते हैं? क्योंकि ये जो है जुर्म बहुत ही संगीन जुर्म है, और इसके अंदर जो पुलिस ऑफिसर जो हमारे होते हैं ना, वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कहीं पर ए ने बी का मर्डर कर दिया, और पुलिस क्या ये इंतज़ार करेगी कि हाँ ये इन पर एफआईआर कटी जाए, एफआईआर के बाद इन पर चालान पेश किया जाए कोर्ट के अंदर 173 के अंदर, और बाद में पुलिस हमें आर्डर दे, उसके बाद हम जो है इसको गिरफ्तार करें। ऐसा नहीं है, ये विदाउट वारंट ऑन द स्पॉट ऑफ द अक्यूरेंस, ठीक है, जो जिस जगह पर जो जुर्म हुआ है उसी जगह पर ये उनको अरेस्ट कर सकता है। यहाँ पर बात क्लियर है, ठीक है। ये आप इसके जो सेकेंड शेड्यूल है ना, सेकेंड शेड्यूल के कॉलम नंबर 3 के अंदर आप देखेंगे कि हमारे पास कौन से केस कॉग्निजेबल हैं और कौन से केस नॉन कॉग्निजेबल हैं, ठीक है। यहाँ पर बात क्लियर है। और अब चले जाते हैं कंप्लेंट पर। ये हमारे पास हो गया नंबर ए हो गया, बी हो गया, सी, ठीक है, एफ हो गया। अब चलते हैं एच पर। एच कहता है कंप्लेंट। कंप्लेंट क्या है? कंप्लेंट मीन्स जो हम पुलिस के पास करते हैं एफआईआर। जब पुलिस को एफआईआर के लिए अगर पुलिस के पास हम जाते हैं एफआईआर या फिर एनसी के लिए, मीन्स नॉन कॉग्निजेबल केस की रिपोर्ट के लिए, तो फिर क्या वो कंप्लेंट कहलाएगी? वो कंप्लेंट नहीं, वो क्या कहलाएगी? वो रिपोर्ट कहलाएगी, ठीक है। और जो चीज़ आप मीन्स आपने एफआईआर के लिए या एनसी के लिए पुलिस के पास गए, आपने वर्बली कहा या फिर रिटन में आपने एप्लीकेशन दी, तो फिर वो रिपोर्ट कहलाएगी। मगर वही चीज़ आपने वर्बली मीन्स ओरली ज़बानी तौर पर या फिर रिटन में आकर किसके पास आकर कहते हैं आप मजिस्ट्रेट के पास आकर वो बात कहते हैं। मजिस्ट्रेट के पास आप आके वो बात कहते हैं, तो फिर वो बात कंप्लेंट कहलाएगी, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। इसकी फिर भी बेयर रीडिंग कर लेता हूँ। द कंप्लेंट मीन्स द एलिगेशन मेड ओरली आर इन राइटिंग टू अ मजिस्ट्रेट। जो मजिस्ट्रेट को मीन्स एलिगेशंस जो इल्ज़ाम आते हैं वो बताए जाएँ ओरली या फिर राइटिंग में, लिखत में, विथ अ व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन, ताकि वो उन पर अमल करे, उन पर एक्शन ले। अंडर दिस कोड दैट सम पर्सन वेदर नोन और अननोन, फिर चाहे कोई ऐसा पर्सन हो जिसको ये जानता है, जो जिसके खिलाफ ये कंप्लेंट कर रहा है, जिसके खिलाफ ये मीन्स कंप्लेंट कर रहा है, उसको ये जानता है या फिर नहीं जानता, ठीक है। हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस, उसने कोई जुर्म किया है। मीन्स फॉर एग्जांपल ए ने कंप्लेंट की कि बी ने जो है किसी का मर्डर कर दिया है, ठीक है, तो फिर ये तो जानता है ना। अगर ए ये भी कंप्लेंट कर सकता है कि बी का किसी ने मर्डर कर दिया है, ये भी एक कंप्लेंट होगी। अब ए नहीं जानता तो इसमें तो ये तो बात नहीं है कि कंप्लेंट नहीं होगी। अगर किसी के हमारे पास कातिल को कोई नहीं जानता है तो उसकी कंप्लेंट नहीं होगी, कंप्लेंट तो होनी चाहिए। बट इट डज नॉट इंक्लूड द रिपोर्ट ऑफ अ पुलिस ऑफिसर, मगर जो पुलिस ऑफिसर की जो रिपोर्ट है ना वो कंप्लेंट नहीं कहलाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद हम चले जाते हैं हमारे पास हाई कोर्ट पर, जे पर चले जाते हैं, ठीक है। एच हो गया। जे में क्या आप कहता है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट मीन्स द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील और रिवीजन फॉर अ प्रोविंस। जो प्रोविंस है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कितने प्रोविंस हैं? 5 प्रोविंस हैं, ठीक है। सिंध प्रोविंस के लिए, ठीक है, जो हाई कोर्ट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल पंजाब के प्रोविंस के लिए जो हाई कोर्ट है, ठीक है, हाईएस्ट मीन्स कोर्ट जो है। फॉर एग्जांपल किसी को पनिशमेंट कोर्ट ने जो है पनिशमेंट दे दी, उसको कन्विक्ट कर दिया, ठीक है, सेशन जज ने कन्विक्ट कर दिया, तो फिर इसकी अपील कहाँ जाएगी? हाई कोर्ट में जाएगी। हाई कोर्ट मीन्स हायर जो है अपीलेट फोरम है क्रिमिनल कोर्ट का एक प्रोविंस के अंदर, और प्रोविंस से हम बाहर चले जाएंगे तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट आ जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है। इसके बाद हम आगे चलते हैं इंक्वायरी पर। हमारे पास 2 वर्ड्स यहाँ पर आ जाते हैं, एक है इंक्वायरी, एक है इन्वेस्टिगेशन। अब इंक्वायरी क्या है? इंक्वायरी मीन्स जो हमारे पास कंप्लेंट होती है या फिर एफआईआर के थ्रू अगर कोई केस दर्ज होता है या फिर डायरेक्ट कंप्लेंट कोर्ट में आती है, और जो एफआईआर और कंप्लेंट होने के बाद जो चार्ज फ्रेम होती है ना, चार्ज फ्रेम के बाद अगर कोर्ट जो है
हमारे पास चार्ज फ्रेम होने के बाद अगर कोर्ट अगर किसी भी तरह की कोई भी हमारे पास तफ्तीश करवाती है ना, तो फिर वो इंक्वायरी कहलाएगी। और इन्वेस्टिगेशन वो जो है एक कोर्ट जो है अपने आर्डर के तहत किसी पुलिस ऑफिसर या फिर जिसको भी ये अपॉइंट करे उसके बिहाफ पर वो जो है इन्वेस्टिगेशन करेगा, वो इन्वेस्टिगेशन कहलाएगी। तो आइए हम देख लेते हैं दोनों में हमारे पास वन बाय वन कि इंक्वायरी क्या है। इंक्वायरी कोर्ट करवाती है, ये बात आप जहन में रखें। और इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर या फिर जो भी अपॉइंटेड ऑफिसर ऑन द बिहाफ ऑफ मजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट। अब इंक्वायरी इंक्लूड्स एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय अ मजिस्ट्रेट और कोर्ट। अब जो ट्रायल जो प्रोसीडिंग्स चली है उसके अलावा जो कोर्ट्स की जो प्रोसीडिंग्स हैं मीन्स कंप्लेंट हुई, ठीक है, कंप्लेंट के बाद या फिर एफआईआर के थ्रू अगर कोई केस आता है कोर्ट में तो फिर एफआईआर के थ्रू, या फिर डायरेक्ट कंप्लेंट में आती है कोई भी हमारे पास केस तो कंप्लेंट के पास चार्ज फ्रेम, ठीक है, चार्ज फ्रेम के पास जो एविडेंस है वो एविडेंस चलेगी, जो प्रोसीजर है वो हो गया ट्रायल। अब ट्रायल के अलावा अगर कोई चीज़ कोर्ट जो है बेहतर समझे, अगर इसमें किसी भी किस्म की कोई इंट्रोगेशंस वगैरह जो भी करवाना चाहे तो फिर वो कहलाएगी हमारे पास इंक्वायरी। कहते हैं ना कोर्ट ने इंक्वायरी, इन पर इंक्वायरी चल रही है। अब चलते हैं हम एल पर। एल कहता है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन जो है पुलिस ऑफिसर करते हैं किन पर के ऑर्डर पर? मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पर। आइए देख लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर और बाय एनी पर्सन अदर देन अ मजिस्ट्रेट हु इज़ अथोराइज्ड बाय अ मजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ। अब जो इन्वेस्टिगेशन है वो पेवरली पुलिस ऑफिसर या फिर जो भी अथोराइज्ड ऑफिसर है मजिस्ट्रेट के दौरान, जो मजिस्ट्रेट जिसको भी अथोराइज्ड ऑफिसर बना ले, फॉर एग्जांपल जो कोर्ट के ऑफिसर होते हैं, कोर्ट के ऑफिसर में से किसी को अपॉइंट कर ले कि आप इसमें इन्वेस्टिगेशन कर ले, किसके लिए? फॉर द पर्पज़ ऑफ कंडक्टिंग एविडेंस। जो एविडेंस होते हैं ना किसी केस में रिक्वायर्ड, उस एविडेंस को कलेक्शन के लिए, उस एविडेंस को इकट्ठा करने के लिए कि आप इसमें इन्वेस्टिगेशन करें, जो भी इनके अंदर गवाही वगैरह है वो आप इसकी लेकर आएँ, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। इन्वेस्टिगेशन। अब जो इंक्वायरी क्यों करती है? इंक्वायरी कोर्ट अपने जो ट्रायल होते हैं, ट्रायल के अलावा जो प्रोसीडिंग्स करती है, अगर कहीं पर कोर्ट्स को ये कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है कि इसमें किसी भी किस्म की कोई एम्बिग्विटी है, फॉर एग्जांपल ऐसा लगता है कि केस फॉल्स है, तो फिर केस सच्चा है या झूठा है वो साबित करने के लिए इन्वेस्टिगेशन क्या है? इन्वेस्टिगेशन मीन्स जो ये केस आए हैं इन पर जो एविडेंस है ना वो आप लेकर आ जाएं कि इन पर क्या एविडेंस है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स क्या है? जुडिशियल प्रोसीडिंग इंक्लूड्स एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज आर मे बी लीगली टेकन एन ओथ। अब जुडिशियल प्रोसीडिंग्स मीन्स जो भी ट्रायल है ना, ट्रायल के दौरान अगर जो भी आप लीगली आप गवाही ले सकते हैं ऑन ओथ पर या विदाउट ओथ, अगर किसी भी तरह की आप गवाही ले सकते हैं तो फिर वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कहलाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चले जाते हैं MA मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट कौन है? मीन्स अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड इंक्लूड्स स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 12 एंड 14। जो हमारे पास इसी कोड के जो सेक्शन है 12 और 14 के अंदर जो भी अपॉइंट किए गए हैं ना वो सब मजिस्ट्रेट हैं। और इसके अंदर मजिस्ट्रेट के अंदर जो स्पेशल जो मजिस्ट्रेट है ना वो मजिस्ट्रेट भी आ जाते हैं, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है ना वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी इस मजिस्ट्रेट के अंदर आ जाते हैं। अगर यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। हमने A से लेकर MA तक जो डेफिनेशन है वो पढ़ी है। हमने इससे पहले पढ़ा था सेक्शन नंबर 1, 2, 3। सेक्शन नंबर 1 में पढ़ा था हमने शार्ट, टाइटल, कमिटमेंट और एक्सटेंड। अब इसका वो आपको जहन में होना चाहिए कि इसकी पासिंग डेट क्या है। आपसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसकी पासिंग डेट पूछूंगा कि ये एक्ट पास कब हुआ था और ये एक्ट कमेंस कब हुआ था, ठीक है। ये चीज़ें आप जहन में रखें, दो चीज़ें, ये कोड कब पास हुआ था और ये कोड कब कमेंस हुआ था, और इस कोड का जो है शार्ट टाइटल क्या है और इसकी एक्सटेंट कहाँ पर है, ये तीनों चीज़ें आप जहन में रखना।